स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इसमें अभी हमने चर्चा की है मेंडल के वंशागत के नियम। आज हम उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए, मेंडल ने जब इसकी चर्चा की थी तो उस समय मेंडल की बातों को बहुत लोग सहमत नहीं किए। मेंडल के जो नियम थे उनमें जो उन्होंने संकल्पना दी थी, जो विचार अपने प्रस्तुत किए थे, उसमें गणितीय प्रणाली का उपयोग किया था और पहली बार जीव विज्ञान और गणित को जोड़ करके जो अध्ययन किया गया था उसमें भी वैज्ञानिकों को बहुत रुचि नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको लगा कि ये जो कारक की बात मेंडल करते हैं वो कारक है कहाँ, उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, वो क्या है। तो चूंकि मेंडल इस चीज को उस समय स्पष्ट भी नहीं कर सकते थे, वो केवल अपने प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाले थे कि जो है कोई न कोई तो कारण है, कोई न कोई ऐसी चीज है जो माता पिता के लक्षण संतानों तक पहुंचा रहे हैं और वही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जो प्रभावी है। तो प्रभाविता का नियम उन्होंने जब बनाया तो वो फैक्टरों पे बनाया। तो आगे चल करके वैज्ञानिकों को लगा कि ये वैज्ञानिकों को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा। तो वो कह रहे थे कोई न कोई ऐसी गणना, कोई न कोई ऐसा चीज होगा जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा होगा। तो बाद में ये देखा गया कि क्योंकि मेंडल के समय एक और प्रॉब्लम थी कि उस समय माइक्रोस्कोप जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी और केंद्रक की खोज भी नहीं हो पाई थी और केंद्रक की वजह से क्रोमोसोम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर क्रोमोसोम का आविष्कार हुआ और ये देखा गया कि केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है वो मेंडल के कारक की तरह व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से मेंडल ने कारक का प्रयोग को दिया था उसी तरह वो कारक क्रोमोसोम में उनको दिखा। कहने का मतलब ये, तो कुल मिला के 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, डिब्रीज, कॉरेंस और वान शेरमार्क। इन्होंने लक्षणों के वंशागत का मेंडल के आधार पे पुनः खोज की और इस माइक्रोस्कोपी तकनीकी में भी नई प्रगति होती जा रही थी और वैज्ञानिक है कोशिका विभाजन देखने लायक हो चुके थे। यानी वो अब माइक्रोस्कोप की सहायता से जो सेल डिवीजन होता है उसको देख चुके थे। क्लास 11 में हमने आपको सेल डिवीजन के बारे में चर्चा की हुई है। कोशिका में केंद्रक की संरचना का भी खोज हो गया, कोशिका विभाजन भी समझ में आने लगा और उसमें क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, तो क्रोमोसोम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद 2 वैज्ञानिक आपने नाम यहाँ पे लिखा है, वाल्टर शटल तथा थियोडोर बावेरी ने देखा कि क्रोमोसोम भी जो है जीन की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब क्या है, जीन भी जोड़े में होते हैं, जीन यानी फैक्टर, जो मेंडल का फैक्टर था, तो जीन भी जोड़े में होते हैं और ये भी जोड़े में होता है। युग्मक जनन के दौरान वहाँ भी संयोजन होता है, युग्मक बनने के दौरान यहाँ भी संयोजन होता है। आपके बुक में वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये देखा गया कि अर्धसूत्रण, आपको क्लास 9 में जो कोशिका विभाजन पढ़ाया गया उसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया गया है। तो जब भी कोई लैंगिक जनन होता है तो वहाँ पे अर्धसूत्री युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री में हमने आपको बताया था 2 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। तो स्टेज फर्स्ट की पश्चावस्था में क्रोमोसोम के 2 जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर आकर के क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। और इससे समझने के लिए दाएं हम क्या कर सकते हैं कि जब आप वहां पे देखोगे कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र यहाँ आकर के क्या होते हैं, रुक जाते हैं। आपको 11 में थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको जा करके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर के आपको इतना समझना है कि जिस कारक की चर्चा मेंडल कर रहे थे, बाद में प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर देखा कि वो कार्य कौन कर रहा था, क्रोमोसोम। तो चूंकि क्रोमोसोम उनके फैक्टर यानी जीन की तरह कार्य करता था, इसलिए
यहाँ मैंने नाम लिखा वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोवेरी। इन लोगों ने मिल करके इस पे काफी अध्ययन किया और एक तर्क प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं एक नियम प्रस्तुत किया या एक बात अपनी रखी कि उसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया। क्या वो कहते हैं वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोवेरी कहते क्या? ये कहते हैं कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बनता है। तो पहले क्या होता है, क्रोमोसोम का जोड़ा बनता है या अलग होना, बनने के बाद क्या होते हैं ये अलग भी होंगे, अपने में ले जा रहे कारकों के बीच संयोजन का कारण बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब गुणसूत्र मिलते हो या जुड़ते हो, मिलेंगे तो कारकों को मिलाएंगे और अलग होंगे तो कारकों को अलग करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे समझाया जा सकता है। आप वहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे लिंग निर्धारण में, तो आपको समझ में काफी चीजें इसके बारे में आएगी। तो वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम युग्म, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोम युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप देखो मदर में क्या होता है XX, फादर में क्या होता है XY, है ना। तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम युग्म। ये भी क्या है, क्रोमोसोम युग्म। तो यहाँ लिखा गया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना। अब देखो अलग क्या होगा, इसमें से एक अलग होगा X आएगा, इसमें से भी एक अलग होगा तो क्या होगा, मान लो Y आ गया। एक नया क्रोमोसोम युग्म बन गया। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ये भी क्रोमोसोम युग्म था, ये भी क्रोमोसोम युग्म है। यहाँ से अलग हो रहा है, दोनों में से एक आएगा, युग्मक निर्माण के समय एक आएगा, और यहाँ भी युग्मक निर्माण के समय एक आएगा और फिर एक जोड़ा बन जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना, जैसे यहाँ जोड़ा बन रहा है, या अलग होना, जैसे यहाँ अलग हो रहा है, अपने में ले जा रहे कारकों के बीच संयोजन का कारण बनेगा। उनके अंदर जो कारक हैं वो जो अलग होते हैं, जैसा कि मेंडल ने कहा था, तो यहाँ अलग हो जाना बीच संयोजन का कारण बनेगा। इसीलिए मैंने एक लाइन और नीचे लिख दी है कि सटन ने क्रोमोसोम के बीच संयोजन के ज्ञान को, यानी जो क्रोमोसोम अलग अलग होता है उसके नॉलेज को, सटन ने क्रोमोसोम के बीच संयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत को, मेंडल के कौन से सिद्धांत है, जो प्रभाविता का नियम, जो भी मेंडल ने अपनी बात रखी थी प्रभाविता के नियम में, बीच संयोजन के नियम में, तो सटन ने क्रोमोसोम के बीच संयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों को जोड़कर, यानी दोनों को मिक्सअप कर दिया और उससे एक नई थियरी बनाई। उस थियरी का नाम है वंशागतिका क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत। तो क्रोमोसोम का मतलब जो मेंडल ने कारक की चर्चा की थी उसको यहाँ पे ला करके उसे किसके साथ जोड़ा गया, क्रोमोसोम के साथ जोड़ दिया गया। तो अब एक नई थियरी बन के आई जिसे हम कहते हैं वंशागत का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत। तो इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि मेंडल के ज्ञान का उपयोग करते हुए क्रोमोसोम पे आधारित एक नई सिद्धांत, नई थियरी को ही क्या कहते हैं, वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। यानी अब जो लक्षणों को ले जाने वाला है, जो लक्षण जनक से संतान में पहुंचते हैं, उसका कारण कौन है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जुड़ना या क्रोमोसोम का अलग होना, ये डिपेंड करेगा कि आने वाले संतान में कौन से आनुवंशिक लक्षण पहुंचेंगे। जैसे आपने मोर्गन का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मोर्गन क्या थे, इसका विश्लेषण करते हुए थॉमसन हंट मोर्गन, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस वैज्ञानिक का नाम थॉमसन हंट, उनका फुल नेम है ये मोर्गन, 60 में सब मोर्गन बोलते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है थॉमसन हंट मोर्गन। तो थॉमसन हंट मोर्गन ने क्या किया था कि इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए, इस थियरी का व्याख्या करने के लिए प्रयोगात्मक सत्यापन किया और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के नींव डाली। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि इसके वजह से ये बता पाए कि
जो नई संतति है, जो नया संतान उत्पन्न होने वाला है, उसका लिंग क्या होगा। उसका यौन विभेदन का मतलब आपकी बुक में यौन विभेदन शब्द दिया गया है। तो यौन विभेदन का मतलब हुआ कि वो मेल है या फीमेल है, वो नर है या मादा है। क्रोमोसोम थ्योरी का उपयोग करते हुए, उनका प्रयोगात्मक सत्यापन करते हुए मॉर्गन ने उसके बारे में डिटेल में बताया। तो मॉर्गन ने अपना प्रयोग, ये प्रश्न आता है, जैसे वहां पे मेंडल का प्रयोग किस पे था, मटर के पौधे पे। तो मॉर्गन का ज्यादातर प्रयोग जो किया माना जाता है वो फल मक्खियों पे। फल मक्खियों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। हिंदी में याद रहे, इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इसका उपयोग किया। इसका फुल नेम है ड्रोसोफिला। इसका बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये ज्यादातर बोर्ड में इसके बारे में पूछता है। मेलेनोगेस्टर, ये इसका बायोलॉजिकल नेम। तो मान लीजिए फल मक्खी नहीं दिया है तो वहां पे ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर दे दिया, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम लिख दिए कि मॉर्गन ने क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए फल मक्खियों पे एक्सपेरिमेंट किया था। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि ये जो फल मक्खियां हैं वो भी अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग। जब भी कोई वैज्ञानिक कोई प्रयोग करने जाते हैं तो बहुत सारे तथ्यों को लेकर के चलते हैं। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो किस पे किया, मधुमक्खी पे किया। कौन सी? फल मक्खी पे, सॉरी मधुमक्खी ने, फल मक्खी, और जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। और इनमें एकल मैथुन में विशाल संख्या में संतति। अब समझो, एक बार में ही हजारों की संख्या में नई मधुमक्खियां तैयार हो जाती। देखो इसलिए कर रहे थे कि इस क्रोमोसोम के को आसानी समझे, क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा बच्चे होंगे तो उनमें हमें अध्ययन करना और अध्ययन करके उसका यौन विभेदन करना आसान हो जाएगा और हमें सही प्रेक्षण मिल पाएंगे। कहते हैं ना, कोई भी प्रयोगों में जितना ज्यादा प्रयोगों की संख्या होगी या जितना जीवों की संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसके सटीक निर्णय आएंगे। तो दूसरा कारण ये था। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। इसमें दूर से ही देख करके आप बता सकते हो कि कौन सी मक्खी नर है और कौन सी मक्खी मादा है। जैसा कि जो नर मक्खी होती है वो छोटी होती है और जो मादा मक्खी होती है वो बड़ी है। तो मक्खियों की अगर साइज देख करके हम बता सकते हैं कि वो मक्खी नर है कि मादा। ठीक है, तो 3 कारण हो गए। पहला कारण हो गया तो अपना पूरा जीवन काल 2 सप्ताह में पूरा कर सकती है। तीसरा, एकल मैथुन यानी एक बार सेक्स करने पे उनमें जो संतानों को उत्पन्न करने की संख्या है वो बहुत ज्यादा, हजारों हो सकती है। और तीसरा ये था कि इनमें हम दूर से ही पता कर सकते हैं, उसकी साइज को देख करके, उसके फिनोटाइप को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी मक्खी नर है, कौन सी मक्खी मादा है। तो जो छोटी मक्खियां होंगी वो नर और जो बड़ी मक्खी है वो मादा। ठीक है, और इसमें आनुवंशिक विविधता के अनेक प्रकार की क्षमताएं दिख सकती हैं। तो आपकी बुक में इसके बारे में दिया भी है। तो क्रोमोसोम सिद्धांत को दिया था सटन, और उन्होंने मेंडल के सिद्धांतों का प्रयोग किया और उसके सत्यापन के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो फल मक्खी का दिया जाता है। अभी फल मक्खी के लिंग निर्धारण में हम आगे और डिटेल में इसको देखेंगे। उसके पहले एक और हेडिंग देख लेते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये बोर्ड में पूछा भी जाता है, संलग्नता और पुनर्योजन। आप थोड़ा सा बुक में अपने देखिएगा, 2 टेबल बनाए गए हैं। तो इसमें लिंग संलग्न का जो अभी हमने जैसे बात की
कि मॉर्गन का प्रयोग किस पे था, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर थे। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया। तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण थे जो लिंग संलग्न थे और कुछ ऐसे थे जो अलग होने के बाद फिर क्या होते थे, मिल जाते थे। तो इसको बोलते हैं संलग्नता और पुनर्। तो थोड़ा सा हम आपकी बुक से देखते हैं। लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस आपको मेंडल में बताया गया है। ये मेंडल द्वारा मटन में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली, पीला शरीर और आंख ऐसी है श्वेत, श्वेत यानी सफेद, श्वेत आंखों वाली, पीला शरीर, श्वेत आंखों वाली फल मक्खी, सॉरी बार तो भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ। उसका क्रॉस किसके साथ कराया? भूरे शरीर वाली और आंख कैसी थी उसकी? लाल, लाल आंखों वाली फल। इन दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस किया। आपको द्विसंकर क्रॉस मेंडल का याद आ गया होगा। आकार उसका गोल था और रंग क्या था? बीच का था पीला। और फिर यवन संततियों को आपस में क्रॉस कराया। इसके द्वारा जो संतति आती है उनमें आपस में क्रॉस कराया, जैसे वहां पे कराया जाता था। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात 9:3:3:3:1 जो कि मेंडल का था। आप वहां जाके देख सकते हैं इसको। हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी कि जब भी संकर क्रॉस कराए जाएंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो आएगा। तो जब इसको इस पे कराया गया तो वैसा रिजल्ट नहीं आया। ये रिजल्ट मधुमक्खी के केस में फल मक्खी के केस में नहीं आया। अब देखो यहीं से क्रोमोसोम सिद्धांत की व्याख्या शुरू होती है। तो मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जो जीन होता है वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम पर होता है। और यह आपको पहले बताया गया, ठीक है। और इन्होंने शीघ्र यह भी जान लिया कि जब भी संकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते, यानी अभी तो क्रोमोसोम 2 था, उन्होंने कहा कि जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम, एक जोड़ी जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पर अगर स्थित है तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। जनकीय मतलब पेरेंट से अलग हो जाएगा, ठीक है। मॉर्गन ने इसका कारण बताया कि दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना होता है। ये जो दोनों जीन है वो एक दूसरे से जुड़ी जाते हैं। और मॉर्गन ने इसी घटना के लिए संलग्नता शब्द का उपयोग आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम है, जैसा कि आपके बुक में चित्र में भी दिखाया गया है, इसको आप वहां से जाके और अच्छे से देख लेंगे। तो मान लेते हैं एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसमें क्या है? दो जीन। अब ये दोनों जीन इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये जब जहां जाएंगे वहां साथ साथ हैं, ठीक है। तो भौतिक रूप से ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक, सहलग्नता, ठीक है। तो यानी तो हमें तो ये पहले पता हो गया लिंक क्या है। तो वो लिंक क्रोमोसोम, जब हम आगे बात करेंगे डिटेल में लिंग निर्धारण आएगा तो हम और डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं। तो जो लिंग है वो लिंग क्रोमोसोम होता है और लिंग क्रोमोसोम पे क्या है? जीन है। वो जीन जब उस एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन एक साथ हैं और वो भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इसको बोलते हैं लिंग सहलग्नता। जो एक ही क्रोमोसोम के जीन जोड़ियों के साथ होने का बताता है। साथ ही अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन कहा गया। और जहां पे ये दूसरे के साथ जुड़े
तो वहां जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर से रिकम्बिनेट हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। मॉर्गन था, उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात जब संलग्नता ज्यादा होगी तो पुनर्योजन कम हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट है कैसे। तो उन्होंने देखा कि कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली आंखों वाली, अब यहाँ देखो, यहाँ दो तरह का लिया था ना, एक उन्होंने लिया था जिसका शरीर पीला हो और जिसकी आंख काली हो। तो उन्होंने देखा श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इसमें पुनर्योजन बहुत कम था, केवल 1.3% था। और जबकि श्वेत और लव पंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2, अर्थात इसमें संलग्नता कम थी। तो मॉर्गन के शिष्य एक थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टीवेन। वैज्ञानिक क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। शिष्य का मतलब जो वैज्ञानिक उनके अंतर्गत काम किया हुआ है, जिसको उन्होंने सिखाया हुआ है। तो उनके जो शिष्य थे एल्फ्रेड थे, और उन्होंने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मकों के पुनर्वेजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी मापकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति को भी बताया। यानी वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो यहाँ केवल इतना ही समझना है कि उन्होंने जीन के बीच की जो दूरी है उस दूरी को नाप करके एक मैप बनाया, जिसे बोलते हैं रिकम्बिनेंट मैप। और आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम में निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो ये हम आगे राष्ट्रीय मानव जीनोम में देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो ये टॉपिक है संलग्नता और पुनर्योजन एक दूसरे के विपरीत है। अगर संलग्नता अधिक होगी तो पुनर्योजन कम होगा, और अगर पुनर्योजन ज्यादा होगा तो संलग्नता कम होगी। क्योंकि यहाँ आप समझ लो, दो जीन आपस में जुड़े हुए हैं तो साथ ही साथ जा रहे हैं। तो पुनर्योजन होने की समय, पुनर्योजन का मतलब हुआ कि अलग अलग क्रोमोसोम की जो जीन आकर के जुड़ जाते हैं, तो पुनर्योजन अपने आप कम हो जाएगा। जैसे दो दोस्तों में बहुत दोस्ती है तो उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल है, तो अलग होकर के दूसरे के साथ मिलने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे ये समझना है कि संलग्नता और पुनर्योजन में यूनिवर्सली संबंध है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो, अब देखो इस थियरी को हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि कुछ लक्षण जो है सेम टू सेम आ जाते हैं और कुछ लक्षण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उसको समझाने के लिए एक नई थियरी आई थी जिसे बोलते हैं संलग्नता और पुनर्योजन। इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो क्लास में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। एक पूरा डायग्राम इस पर आपके बुक में है, डायग्राम यहाँ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है बहुजीनी वंशावली। आज हमने दो टॉपिक क्लियर अभी तक किया है। पहले हमने किया क्या था, हमारा वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, जो मेंडल के नियमों का प्रयोग करते हुए क्रोमोसोम के साथ जोड़ा गया। वाल्टर सटन ने उसको दिया था, और उसको व्याख्या करने के लिए मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे अध्ययन किया और उसको स्पष्ट किया, और इसके साथ ही दो नए शब्दों की खोज भी की, दो नई घटनाओं की खोज कह सकते हैं, एक संलग्नता और दूसरा पुनर्योजन। अब जो आता है, ये जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं ये दो नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और इस जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में हम एक ले रहे हैं उसमें कोई न कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे संलग्नता पे क्वेश्चन बन सकता है कि संलग्नता से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप संलग्नता की परिभाषा दीजिए और मॉर्गन के इस एग्जाम्पल को वहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। अब जो आता है बहुजीनी वंशावली, इसके पहले हमने एक जीव वंशागत की चर्चा की थी, जिसमें एक लक्षणों के बीच अध्ययन किया जाता था। फिर हमने दो जीनों की वंशागत पढ़ी थी, जिसमें दो लक्षणों को एक साथ किया जाता है। बहुजीनी वंशागत में क्या होता है, मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन्हीं लक्षणों का वर्णन किया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते थे। जैसे लंबे का बौना होता था, गोल का झुर्रीदार होता था, ठीक है, पीले का हरा होता था,
जैसे कि पुष्प का रंग था या तो बैंगनी होता है या श्वेत। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो स्पष्ट नहीं है तथा प्रवणता में फैले, प्रवणता में बहुत ज्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। और उसके बाद जैसे मनुष्यों में हमें केवल लंबे अथवा बौने दो तरह के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते। इनमें विशेषण सामान्यतः क्या होता है, आप ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य बहुत सारे मनुष्य या तो लंबे होंगे, सारे मनुष्य या तो बौने होंगे, जैसा कि मेंटल के प्रयोगों में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको हर रेंज के मनुष्य मिलेंगे। जो रेंज का मतलब अगर मान लो 5 फीट से स्टार्ट करो 6 फीट तक आओ, तो यहाँ से जितनी भी संख्या होती है सब पे बहुत सारे मनुष्य नहीं हैं। हो सकता है किसी की लंबाई 5 फीट 1 इंच हो, किसी की 5 फीट 2 इंच हो, किसी के 5 फीट 3 इंच। अच्छा, 5 फीट 1 इंच के भी हजारों आदमी लाखों आदमी हो सकते हैं, 6 फीट के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि मेंडल में स्पष्ट विपर्यासी लक्षण होते थे, ऐसा कुछ मनुष्य के केस में नहीं है। यहाँ पे आपको सभी लंबाई के सभी परास मिल जाएंगे, सारे रेंज मिल जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ पे ये अभी तक जो मेंडल या हमने क्रोमोसोम या जो हमने जीन की चर्चा की, तो हमने वहां कहा कि किसी भी लक्षण को जीन के जोड़े, एक जोड़ा क्या होता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि 3 अथवा 3 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ ऐसे लक्षण है जो 2 जीन पे, तो ज्यादातर लक्षण है वो 2 जीनों पे ही डिपेंड करते हैं, 2 जीनों के द्वारा इनका निर्धारण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक जीन किसी लक्षण को नियंत्रित करने लगते हैं, यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 से अधिक जीन जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बहुजीनी लक्षण। बहुत सिंपल है ना, बहु का मतलब 2 से अधिक, यानी 3 या 3 से अधिक, बहुजीनी। और इसके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे बहुजीनी लक्षण। ठीक है। अनेक जीनों में शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागत में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। कभी कभी लक्षण क्या होते हैं, पर्यावरण के कारण भी आ सकते हैं। अब मान लेते हैं मानव का जो रंग है, मानव त्वचा का जो रंग है, इसका एक उदाहरण है। बहुजीनी विशेषक में फेनोटाइप में प्रत्येक अलील का अपना योगदान होता है। अलील आपको बताया ही गया है, अर्थात प्रत्येक अलील का प्रभाव योजी होता है। इसे भली भांति समझने के लिए आइए एक विचार करते हैं कि मान लेते हैं 3 जीन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 3 जीन, यानी 2 जीन नहीं। एक मान लेते हैं जीन कितने, A B C, और ये B C किसके लिए जिम्मेदार है, किस लक्षण के लिए जिम्मेदार है, गहरे रंग। ये तीनों जीन मिलकर के कौन सा लक्षण नियंत्रित कर रहे हैं, गहरे रंग का। तो ये मान लेते हैं प्रभावी कारक है। और जो छोटे स्मॉल ABC है, ये जो 3 जीन है वो किसका निर्धारण कर रहे हैं, उजले रंग का। अब सभी प्रभावी एलील, अगर एलील सब कैसे आ जाएं, A B C, अगर इस तरह का संयोजन बनता है तो जो व्यक्ति का रंग होगा वो बहुत ही गहरा होगा। गहरा का मतलब काले से है, क्योंकि काला शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ वर्ड लिया गया है गहरा। और अगर इनके जीन का संयोजन इस तरह से बन जाता है A B और स्मॉल C, तो आप बता सकते हो उसका बहुत सारा उजला रंग होगा। ठीक है। अब 3 प्रभावी अलील तथा 3 अप्रभावी अलील वाले जीनोटाइप त्वचा का रंग का मध्यवर्ती होगा। अब आप समझ सकते हो, अगर इनके बीच का हो तो वो क्या होगा, मध्यवर्ती होगा। मध्यवर्ती का मतलब न बहुत गहरे रंग का होगा, न बहुत ज्यादा उजले रंग का होगा। इस प्रकार के जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा को गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। तो आपको बहुजीनी वंशागत समझ में आ गया होगा, जहाँ पे 2 से अधिक जीन किसी एक लक्षण को, जिसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं, को नियंत्रित करेंगे। अब यहाँ पे संयोजन क्या क्या हो सकता है, A B C
CC भी हो सकता है, बहुत सारे संयोजन बनेंगे, इसलिए बहुत सारे रेंज दिखाई पड़ती है। मनुष्य के त्वचा में अगर आप 1 लाख लोगों का सैंपल लें तो आप देखोगे बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा होगा, कुछ कम होगा, फिर उजला होगा, कम उजला होगा, ज़्यादा उजला होगा। ये किसी कारण से होगा। इसे बोलते हैं बहुजीनी वंशागत। एक और हेडिंग है जिसे बोलते हैं बहुप्रभाविता। तो इसी टॉपिक को क्लियर करके इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। बहुप्रभाविता हमने अब तक एक दृश्य प्ररूप अथवा विलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। परंतु ऐसे भी देखे गए हैं जहां एकल जीन, अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, 3 या 3 से अधिक जीन, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एकल जीन। वहाँ 3 या 3 से अधिक जो है एक ही लक्षण का निर्धारण करते, एक ही लक्षण को नियंत्रित करते थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एकल जीन है, जो सिंगल जीन है, वो ही फिनोटाइप के लक्षणों को प्रकट कर सकता है। और ऐसे जीन को क्या बोलेंगे, बहुत प्रभावी जीन। ऐसे जीन को क्या बोलेंगे, बहुत प्रभावी, यानी जिसका प्रभाव एक से अधिक हो। अब देखो मान लेते हैं 2 जीन के जोड़े हैं, वो एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो इसके पहले हमने देखा कि 3 जीन जो है किसी एक लक्षण का निर्धारण करें, यानी जीनों की संख्या ज्यादा है तो बहुजीनी वंशागत होगी। लेकिन सिंगल जीन है और उसके लक्षण एक से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, बहुप्रभाविता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहेंगे। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन के उपापचयी परिपथ पर है, जिसमें विभिन्न दृश्य प्रारूप और लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, मनुष्य में एक रोग होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन में व्याधि। इसका एक उदाहरण है यह रोग, चलो हम उस रोग का नाम लिख देते हैं फेनिल कीटोमेन, क्योंकि जब आपको कोई पूछा जाएगा तो उसका एग्जाम्पल भी देना होता है ना, फेनिल कीटोमेन। यह एक रोग है, व्याधि है, मनुष्य में होने वाला रोग है। यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, फेनिल का मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ आपको, फेनिल एलेनिन डाइहाइड्रोक्सीलेज। यह अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षणों जैसे मानसिक मंदन वालों, बालों का कम होना और त्वची रंजन द्वारा। अब देखिए ये 3, इसकी वजह से फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की वजह से ये रोग हो जाता है। और ये रोग किसकी वजह से हो रहा है, एकल जीन की कमी की वजह से हो रहा है। और इसके द्वारा होने वाले प्रभाव कितने हैं, एक से अधिक है। एक ही प्रभाव होता तो ठीक था, लेकिन जब एक से अधिक प्रभाव हो जाए तो उसे दो प्रभावता कहते हैं। जैसे इसके अगर इसका एकल जीन के कारण से क्या हो सकता है, इसके 3 प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। मानसिक मंदन, मानसिक मंदन का मतलब होता है जो दिमाग से कमजोर हो, ठीक है। बालों का कम होना, और तीसरा एक और दिया है इसमें त्वची रंजन। कुछ कठिन वर्ड है, मैं इसलिए यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। त्वची रंजन का मतलब होता है त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं या त्वचा का रंग थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी त्वचा का रंग उड़ने लगता है। अब देखो एकल जीन की वजह से ऐसा दिख रहा है क्योंकि फेनिल एलेनिन डाइहाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है जो जीन में उत्परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं एकल जीन उत्परिवर्तन। यानी कि ये जो एंजाइम है
ये इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जीन में चेंज आ जाता है, उस एकल जीन में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, और जिसकी वजह से एक रोग हो जाता है फेनिल कीटोमेह, और इसकी वजह से लक्षण जो होते हैं, मानसिक मंदन हो सकता है, बालों का कम होना हो सकता है, और त्वची रंजन हो सकता है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, उनको थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी थी इसमें वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, जिसमें मेंडल के कारकों को, मेंडल के सिद्धांतों को क्रोमोसोम के साथ जोड़ करके एक नई थ्योरी डेवलप की गई। ये जो कारक जुड़ते हैं या अलग होते हैं वो क्रोमोसोम के जुड़ने और अलग होने के कारण होता है। ठीक है, बहुत सिंपल थियरी है, और बहुत लोग इसी को एक्सप्लेन करने में 2-3 घंटे का वीडियो भी बना देते हैं और लास्ट में पता चलता है कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड बता रहा हूँ कि जो भी कारक अलग हो या जुड़े, उसका कारण क्या है, क्रोमोसोम का विसंयोजन, अलग होना या मिलना। ठीक है, वाल्टर सटन ने इसको दिया था, और इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने फ्लाई फ्रूट पे अध्ययन किया, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है जो मेंडल के नियम के विपरीत आ रहा है। यानी विपरीत क्या कहें, मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं कर पाते अगर, क्योंकि उनका जो थियरी था वो कारक पे था, और ये जो आ रहा है वो क्रोमोसोम पे आ रहा है। तो उनको ये चीज ये नहीं समझ में आई कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि किसी में समानता ज्यादा है, किसी में समानता कम है। उन्होंने और अध्ययन किया तो उन्हें दो चीजें और पता चली, लिंग संलग्नता और पुनर्योजन। तो लिंग संलग्नता में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो अब उस क्रोमोसोम के साथ वो पहुंच जाएंगे तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसी क्रोमोसोम वाले कैरेक्टर को फॉलो करेगा। पुनर्योजन में क्या होता है, 2 अलग क्रोमोसोम के जीन आकर के फिर जुड़ते हैं, तो इसलिए संलग्नता जहाँ अधिक होगी पुनर्योजन कम होगा, जहाँ पुनर्योजन अधिक होगा वहाँ संलग्नता कम होगी। ये हो गया। तीसरी हमने जो पढ़ी वो बहुजीनी वंशागत पढ़ी, उसमें हमने देखा कि एक ही लक्षणों का निर्धारण एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है, जैसा कि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था मनुष्य के गहरे रंग का। और अभी हमने जो देखा वो था वो प्रभावित था। यहाँ पे क्या है, एकल जीन जो है एक से अधिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है, एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है। जैसा कि आपने देखा कि फेनिल कीटोमेर में एक एंजाइम है फेनिल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज। फेनिल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज की वजह से एकल जीन में परिवर्तन होता है, जिसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। उसकी वजह से एक रोग हो गया फिनाइल कीटोमेर, और फिनाइल कीटोमेर होने की वजह से 3 प्रभाव दिखाई पड़े। मानसिक मंदन का प्रभाव दिखाई पड़ा, बाल का कम होना दिखाई पड़ा, और साथ ही साथ उसके त्वची रंजन यानी उसके त्वचा का जो रंग है वो उड़ने लगता है, यानी त्वचा कहीं पे गहरी होगी कहीं पे उजली होगी। तो इसको कहते हैं बहुप्रभाविता। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मनुष्य में कैसे होता है, मधुमक्खी में कैसे होता है, और मुर्गे में कैसे होता है, इन तीनों को देखेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर, आपका 2 हेडिंग और बचेगा। यानी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट क्लास, और इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पे। तो आपको जितने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप अगर एक बार में नहीं समझ जाए, देखो हर चीज के कुछ न कुछ लाभ है तो कुछ न कुछ हानियां हैं। क्लास में हम जो पढ़ाते हैं, पढ़ा के चले गए, फिर वो आप भी भूल जाते हैं कि सर ने क्या कहा था, सर ने किसको कैसे बताया था। वीडियो में आपको ये फायदा है कि अगर आपको पहली बार नहीं समझ में आया, नहीं सुनाई पड़ा, आप उसको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और हेडिंग्स के साथ आएंगे। थैंक यू।